आपने एक तस्वीर बड़े ही गौर से देखी होगी। तस्वीर है बांग्लादेश के। अब उन्हें राष्ट्रपति कहें, प्रधानमंत्री कहें, सेनापति कहें, क्या कहें हमको नहीं पता, क्योंकि वो हैं क्या उनको खुद नहीं पता। और साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, दोनों की तस्वीरें दुनिया में तैर रही हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या एक हो जाएंगे, क्योंकि जब वहाँ से शेख हसीना भागकर भारत आई थीं, उन्हें वहाँ से भागना पड़ा था। जो खबरें उस समय पाकिस्तान से निकल के आई थी, पाकिस्तान ने बोला था कि बांग्लादेश दूसरी बार आज़ाद हुआ है। तो पहली बार तो भारत ने ही उसको अलग करवाया था, किससे? पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश देश बनाया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। दूसरी बार शेख हसीना वहाँ से भागी हैं, तो इसको भी आज़ादी के रूप में देखा जा रहा है। जल्द ही वहाँ पे चुनाव करने की अगले वर्ष बातें भी चल रही हैं। खैर, इससे पहले ये बात चल रही है कि क्या दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाएंगे। तो ये चल कहाँ रहा है? ये दोनों मिले हैं, दोनों काहिरा में मिले हैं। काहिरा इजिप्ट की राजधानी है और यहाँ पे 8 मुस्लिम देशों के लीडर इकट्ठा हो गए या हो चुके हैं। तो क्या है काहिरा प्लान, इसको आपको बताएंगे, क्योंकि मुस्लिम देशों का एक बड़ा संगठन है। खैर, मुस्लिम देश भारत के प्रति क्या सोच रखते हैं, ये तो आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं वो भारत को कहीं ना कहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर रहे हैं, अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। और आज ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसके शॉर्ट वीडियो हमने शॉर्ट सेक्शन में डाले हैं, उसे जाकर आप देख सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं अपने देश की संप्रभुता को विश्व स्तर पर बढ़ते हुए देखकर। खैर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो देश को आगे बढ़ा रही है, विश्व स्तर पर भारत का नाम ऊंचा कर रही है, तो उनको कहीं ना कहीं शाबाशी देना जरूरी बनता है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक बेहतरी के लिए इस संगठन में या बेहतरी के लिए बने इस संगठन D8 में 1 दशक बाद ईरान के राष्ट्रपति भी हिस्सा लिए हैं। अब तक मिस्र और ईरान के खराब संबंधों के चलते ये संभव नहीं हो पाया था। माना जा रहा है कि आर्थिक मुद्दों के अलावा उनके एजेंडा भी में मिडिल ईस्ट की खदबदाहट भी शामिल हो सकती है। 8 मुस्लिम देशों की गुट D8 इजिप्ट में होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत तुर्की, ईरान जैसे देश इसमें हिस्सा लेंगे। आर्थिक मुद्दों के अलावा इस बैठक में मुस्लिम देश फिलिस्तीन मुद्दे को भी उठाएंगे। खासकर सीरियाई तख्तापलट के बाद इजरायल जिस तरह से आक्रामक हुआ है, उसे लेकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि देश इजरायल के खिलाफ भी कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। खैर, D8 में क्या है, कौन कौन से देश शामिल हैं, उसको आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं। विकासशील मुस्लिम देशों के संगठन में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, तुर्की और ईरान शामिल हैं। संगठन का पूरा नाम D8 यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ये साल 1997 में मुस्लिम देशों की आर्थिक तरक्की के लिए बनाया गया था। इसमें सिर्फ मुस्लिम देश ही शामिल हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये समूह एक मामले में खास है कि केवल इन्हीं 8 देशों की कुल आबादी लगभग 1.25 अरब है, जो दुनिया भर की मुस्लिम आबादी के 60% जितनी है। यानी कि एक बड़ी आबादी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें अरब देश जैसे सऊदी अरब, इराक, सीरिया, कतर और UAE शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से देश नहीं शामिल हैं। तो अरब देश नहीं शामिल है, जैसे सऊदी अरब, इराक, सीरिया, कतर और UAE इसमें शामिल नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया से अफ्रीका तक फैले देशों का पहला एजेंडा था आर्थिक बढ़त। फिर इसमें सोशल मुद्दे भी शामिल होने लगे और इस बार इसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी हिस्सा लेने की जब चर्चा चली, तो यह 1 दशक बाद किसी ईरानी लीडर की पहली इजिप्ट यात्रा थी, जिसके कई मायने भी लगाए जाने लगे थे। ईरान और इजिप्ट का रिश्ता आमतौर पर काफ़ी तनाव भरा रहा हुआ है। इसकी शुरुआत 70 के दौर में इस्लामिक क्रांति के साथ हो चुकी थी। इजिप्ट जहां विकास की बात करता था, वहीं ईरान कट्टरता की तरफ जा चुका था। ऐसे में दोनों देशों के संबंध
बिगड़ते चले गए। बाद में कई कॉमन मित्रों ने दोनों के बीच में दोस्ती कराने की कोशिश की, हालांकि तनाव कम नहीं हो पाया। अब इजरायली आक्रामकता के बीच दोनों देश वापस जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल ये बदलाव पिछले साल भर में आया है। हमास और इजरायल की जंग शुरू होने के बाद इजिप्ट ने भी बीच बचाव की कोशिश की थी। इससे ईरान और उसके बीच पड़ी गांठ हल्की पड़ती दिख रही है। इसी बीच ईरानियन राष्ट्रपति काहिरा की यात्रा कर रहे हैं, जिसे काफ़ी बड़ी बात मानी जा रही है। क्यों है इजराइल के लिए ये खतरे की घंटी जो ये D8 चल रहा है? ईरान के विदेश मंत्रालय ने D8 पर बात करते हुए कहा था कि आर्थिक के अलावा इस बैठक में क्षेत्रीय मसलों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद से चर्चा है कि ये देश मिलकर इजरायल पर भी कोई प्रस्ताव लाएंगे, जैसे उससे आर्थिक रिश्ते कमज़ोर करना या डिप्लोमेटिक दबाव बनाना हो सकता है। ये देश भारी आबादी के साथ सामरिक और व्यापारिक महत्व वाले भी हैं। ईरान और नाइजीरिया में तेल और गैस का बड़ा भंडार है। तुर्की और ईरान पश्चिम एशिया और यूरोप के लिए रणनीतिक रूप से ज़रूरी हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान बाजार और मैन पावर के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि कम ही वक्त में संगठन काफ़ी ताकतवर दिखने लगा। माना जा रहा है कि ये देश खुद तो कोई प्रस्ताव लाएंगे ही, साथ ही इंटरनेशनल मंच पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी ईरान ने मुस्लिम देशों को इजरायल से दूरी बनाने के लिए कहा था। D8 के अलावा कई और भी इंटरनेशनल संगठन बने हुए हैं जो केवल मुस्लिम देशों के लिए ही कार्य करते हैं या मुस्लिम देशों के हैं और उन्हीं के लिए अपना पूरा एजेंडा उनका बना हुआ है। सऊदी अरब में एक है संस्था जिसे हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब स्थित इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक इस्लामिक देशों पर काम करता है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक कहाँ है? सऊदी अरब में है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 50 से ज़्यादा देशों का गुट है जो मुस्लिम देशों में सहयोग को बढ़ाता है। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल सेक्टर पर भी जोर देता है। वहीं इस्लामिक सॉलिडेरिटी फंड सामाजिक और धार्मिक तरक्की पर खर्च करता है। तो ये रही बात जो D8 से निकल के आ रही थी। अभी शुरुआत में मैंने आपको भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की थोड़ी सी कहानी सुनाई, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की चर्चा हमने की। आइए उसमें थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान को गले लगाने वाली बात दुनिया को पच नहीं रही है। खैर, अमेरिका की कूटनीति के चलते बांग्लादेश की सरकार गिरी, पाकिस्तान की सरकार गिरी और दोनों इस समय बाइडेन के ही कहीं ना कहीं इशारों पर काम कर रहे हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ नहीं ले लेते हैं। काहिरा में यूनुस शाहबाज और बांग्लादेश के जो सर्वे सर्वा हैं इस समय, उन लोगों की मोहम्मद यूनुस की जो मुलाकात होती है उस पर क्या असर होता है। जैसे कि बांग्लादेश जहां एक तरफ भारत के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है, वहीं उसके संबंध पड़ोसी मुल्क हमारे पाकिस्तान से बढ़िया होते जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का कट्टरपंथी एजेंडा दिखाई पड़ता है, जो पाकिस्तान को हमेशा लुभाता है, उसको ललचाता है। अब इसी कड़ी में दोनों देशों के प्रधानमंत्री की जब मिस्र की राजधानी काहिरा में मुलाकात हुई तो चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और कहते हैं ना कि अफवाह भी उड़ने लगे। इस दौरान शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के बीच में गर्मजोशी को देखते हुए जानकारी ये कहने लगे कि जल्द यूनुस पाकिस्तान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 48 दिनों में 2 बार मिस्र की राजधानी काहिरा में D8 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात कर ली है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रोफेसर यूनुस को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सकारात्मक रूप से स्वीकार भी कर लिया है कि बेटा अब तुम आ जाओ घर और इस बार तुमको हम उल्लू बनाएंगे और बांग्लादेश को पाकिस्तान में मिलाएंगे। खैर, मेरी अगर माने तो बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर एक हो जाते हैं तो बड़ी मज़ेदार बात होगी। अगर पाकिस्तान कहे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग होकर बना था और हम उसे वापस ले रहे हैं, तो भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी। भारत के लिए बहुत ही बढ़िया बेहतर मौका भविष्य के लिए रहेगा कि जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर फिर से पाकिस्तान में मिल जाता है, उसी तरह पाकिस्तान भारत से अलग होकर बना हुआ है, तो भारत भी भविष्य में पाकिस्तान को भारत में मिला लेगा।
ऐसी मेरी अपनी खुद की इच्छा है और मुझे लगता है कि आने वाले 150 वर्षों में पाकिस्तान तो भारत का होने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि चाइना की आप देख रहे हैं कमर टूटी पड़ी है भारत की वजह से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और यूनुस के विशेष दूत लुत्फी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद थे। हुआ क्या था पाकिस्तान बांग्लादेश में, हुआ क्या था, भारत का इसमें रोल क्या है? तो काहिरा में हुए D8 की बैठक के दौरान जब इनकी मुलाकात हुई तो 1971 के मुद्दों को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। खैर ये ज़रूरतें पहले भी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को सुलझाने से ढाका इस्लामाबाद के संबंधों को नया आयाम मिलेगा। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी। यूनुस ने शरीफ से आग्रह किया कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन मुद्दों को अस्थायी रूप से हल करना जरूरी है। जवाब में शरीफ ने 1974 के त्रिपक्षीय समझौते का भी हवाला दिया, जिसकी चर्चा मैंने की कि समझौता ऑलरेडी पहले हो चुका है। 1974 में कहा गया था कि अगर कोई लंबित मुद्दे हैं तो उन्हें विचार के लिए तैयार रहें। इसके अलावा भारत के पड़ोसी मुल्क के नेताओं ने व्यापार, सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान प्रदान और खेल संबंधी गतिविधियों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमति जताई। उन्होंने चीनी उद्योग और डेंगू प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा किया। तो इस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश कहीं ना कहीं जो ये आपका कहते हैं कि जो इनका एक तरह से इस्लामिक कंट्रियों का एक जो अपना एजेंडा है, अपने विकास के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपनी इकॉनमी के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनका ये अपना खुद का संगठन है। और कहीं ना कहीं दुनिया में हर देशों के पास ऐसे ऐसे अपने संगठन है, जैसे भारत के पास भी अपना संगठन है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि जो देश होते हैं वो डेवलप करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और ऐसे संगठन दुनिया भर में बने हुए हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं ताकतवर होते हैं। खैर वहाँ से कुछ एजेंडे भी निकल के आते हैं जो दुनिया को कहीं ना कहीं परेशानी में भी डाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में G20 जब हुआ था तो भारत से यूरोप तक के लिए एक सड़क बनाने की बात की गई थी कि भारत से सड़क जाएगी सऊदी अरब होते, मतलब पूरा एक ही जगह से आप स्टार्ट करेंगे और यूरोप पहुंच जाएंगे, रेलवे लाइन की तरह एक तरह से। तो भारत के लिए और दुनिया के यूरोपीय देशों के लिए तो अच्छा था, लेकिन बीच में चाइना, पाकिस्तान और भी बहुत सारी जो देश ऐसे देश हैं जो भारत को लाइक नहीं करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी की सबब हो जाता। क्योंकि जब ये चैन बन जाती तो कहीं ना कहीं दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने में सुलभता होती और इनकी जो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता होती वो खतरे में पड़ जाती। तो इसके लिए बहुत सारे अड़ंगे भी लगाए गए हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।